नमस्कार फ्रेंड्स। तो हम आ चुके हैं आज एक नई क्लास लेकर, जिसमें आज हम करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था की क्लास प्रारंभ, जिसके अंतर्गत आज का पहला जो टॉपिक हमने चुना है वो है भारत का संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ये ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाया करते हैं। तो इससे संबंधित आज जो ये एनसीईआरटी का सार संग्रह बुक है, इसी से हम इसको कवर करेंगे और अच्छे से रिवीजन कर लेंगे इसका। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहला पॉइंट है कि भारत में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी। तो जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था, उसके अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है, जिसके पहले जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका नाम था एलिजा शाह इम्पे। तो इनका नाम भी आप याद रखिएगा। एलिजा शाह इम्पे जो थे वो सर्वोच्च न्यायालय के पहले जो मुख्य न्यायाधीश बनते हैं, जो कलकत्ता में 1774 में बनता है। तो ये हो जाता है 1774 इसका सही आंसर। नेक्स्ट आता है कि भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त होता है। तो भारतीयों को भारत में प्रशासन में जो भाग लेने का अधिकार है वो प्रदान किया गया 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट आता है कि भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त होती है। तो भारतीयों को बजट पर जो बहस करने की शक्ति प्राप्त होती है वो होती है भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। 1892 का जो अधिनियम आता है उसके अंतर्गत जो भारतीय विधान परिषद के मेंबर होते हैं उनको बजट पर बहस करने का क्या है, अधिकार प्रदान कर दिया जाता है। नेक्स्ट आता है कि केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया। जो केंद्रीय विधानमंडल है उसको दो सदन में बदला गया, बाई कैमरल बनाया गया, वो था 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनीय बना दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किसमें अधिनियम से प्रेरित है। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है। तो जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं अनुच्छेद 123 के अंतर्गत कोई भी ऑर्डिनेंस या अध्यादेश जारी कर सकते हैं जब संसद संसद उस समय कार्यरत ना हो। तो ये प्रावधान जो है वो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत लिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है पॉइंट। नेक्स्ट इसमें दिया गया है कि भारत का जो संवैधानिक विकास है उसके कब कब जो अधिनियम पारित किए गए उनका समय क्या है। तो जो भारत में संवैधानिक विकास होता है वो मुख्यतः ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत और ब्रिटिश काउंट के अंतर्गत किया जाता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन होता है वो 1858 तक होता है। इसके बाद किसका, ब्रिटिश क्राउन का शासन आ जाता है 1858 से। तो जो 1858 से पहले के अधिनियम हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जारी किए जाएंगे, जो कि फिर 1858 के बाद के जो हैं वो ब्रिटिश क्राउन के द्वारा आएंगे। तो जो पहला अधिनियम आता है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जारी किया जाता है, वो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 1773 के अंतर्गत फर्स्ट जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो आता है। इसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट जो है 1784 में आता है, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट, और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। और फिर आता है चार्टर्ड एक्ट 1793 में। फिर चार्टर्ड एक्ट आता है 1813 में। तो जो 20-20 सालों में क्या है, इनका एक चार्टर एक्ट आया करता था। तो 1813 हो गया, फिर 1833 और 1853 में अंतिम चार्टर एक्ट आता है। और ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये सभी आते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत। फिर आ जाता है शासन ब्रिटिश क्राउन का 1858 के बाद। जब 1857 में जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होता है उसके बाद जो है वो सीधा जो शासन होता है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आने लगता है। तो उसके अंतर्गत जो फिर अधिनियम आते हैं, तो भारत शासन अधिनियम आता है पहले 1858 का। इसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1861 में आ जाता है। नेक्स्ट आता है फिर भारत परिषद अधिनियम 1892 का। इसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1909 का। नेक्स्ट फिर आया भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ये जो कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है, ये अंतिम अधिनियम पारित किया जाता है। तो इन अधिनियमों को याद रखिएगा। इससे मेन जरूरी है कि इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण
कानून लाए गए उनको हमें याद रखना होगा। तो इनको हम आगे और पढ़ेंगे कि जैसे कि नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था जो डाइट सिस्टम है वो किस अधिनियम के द्वारा लागू किया जाता है। तो जो डाइट सिस्टम है वो आता है भारत शासन अधिनियम 1935 1935 के अंतर्गत। जो केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था जो कि राज्यसभा लोकसभा वर्तमान में नाम से जाना जाता है, तो ये जो डाइट सिस्टम है वो 1935 के अधिनियम के द्वारा लिया गया है। नेक्स्ट आता है ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था। तो ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान है, वो है भारत शासन अधिनियम 1935, जिसमें क्या है कि संघीय शासन का प्रावधान किया गया था कि भारत के लिए एक संघ होगा। नेक्स्ट आता है कि अब नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम के अंतर्गत आया। तो अखिल भारतीय संघ का जो प्रावधान है वो किया जाता है भारत शासन अधिनियम 1935 में। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। नेक्स्ट आते हैं कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया। तो जो 1942 में क्रिप्स मिशन आता है, क्रिप्स मिशन के द्वारा सर्वप्रथम भारत में संविधान निर्माण का क्या है प्रस्ताव रखा जाता है। तो क्रिप्स मिशन के द्वारा भारत में संविधान निर्माण करने का प्रस्ताव रखा गया, और कब रखा गया 1942 में। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ जाते हैं कि किस संविधान सभा का गठन भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया। तो भारतीय संविधान सभा का जो गठन है वो किया जाता है कैबिनेट मिशन के अंतर्गत 1946 में। तो 1946 का जो कैबिनेट मिशन लाया जाता है जिसके अंतर्गत भारतीय संविधान सभा गठित होती है और फिर उसके द्वारा संविधान का निर्माण किया जाता है। तो जो अगर ये पूछा जाए संविधान निर्माण का पहले प्रस्ताव किसने दिया, तो प्रस्ताव दिया था सबसे पहले क्रिप्स मिशन में, जबकि जो संविधान सभा का गठन हो रहा है वो हो रहा है कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था। तो जो प्रतिनिधियों का निर्वाचन हो रहा है वो किस अनुपात में हो रहा है, तो वो हो रहा है कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को नियुक्त करने का जो है प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट आते हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया। तो जो विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं के द्वारा जो चुने हुए सदस्य थे उन्हीं के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट हम पॉइंट में याद करेंगे, पूरी लिस्ट है अंतरिम सरकार की, जो अंतरिम सरकार बनती है 1946 की, उसमें जो मेंबर थे उनको कौन कौन से विभाग प्रदान किए गए थे। तो सबसे पहले हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू को जो है राष्ट्रमंडल संबंधी और विदेश संबंधित विभाग जो है सौंपे गए थे। नेक्स्ट आए हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह सूचना और प्रसारण विभाग दिया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अंतर्गत खाद्य एवं कृषि विभाग सम्मिलित था। नेक्स्ट है जान मथाई। जान मथाई के अंतर्गत उद्योग और नागरिक आपूर्ति से संबंधित विभाग को शामिल किया गया था। नेक्स्ट आए हैं जगजीवन राम। जगजीवन राम को श्रम विभाग का दिया गया था। नेक्स्ट है सरदार बलदेव सिंह। बलदेव सिंह को दिया गया था रक्षा विभाग। और लियाकत अली खां को दिया गया था वित्त विभाग। नेक्स्ट है और अंतिम है श्री राजगोपालचारी। तो श्री राजगोपालचारी को दिया गया था शिक्षा एवं कला। शिक्षा एवं कला डिपार्टमेंट जो है जो श्री राजगोपालचारी को दिया गया था। नेक्स्ट आ जाता है कि भारत का संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। तो भारत की जो संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की जाती है वो की जाती है 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को भारत के संविधान सभा की पहली बैठक की जाती है। संविधान सभा का प्रथम प्रारूप ड्राफ्ट सर BN राव के द्वारा तैयार किया गया था। तो ये इम्पोर्टेंट नोट है कि भारतीय संविधान का जो प्रथम प्रारूप तैयार करने का कार्य किया था तो वो किए थे BN राव, जो कि भारत की संविधान सभा के क्या थे, सलाहकार भी थे। नेक्स्ट है कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष जो परमानेंट चेयरमैन किसे चुने गए थे। तो परमानेंट जो चेयरमैन बने थे वो बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जबकि नॉन परमानेंट जो अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट है संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव का प्रस्तुत किया जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट डेट है 13 अगस्त 1940
13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं कि नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया। तो नेहरू जी के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है और उसको 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, स्वीकृत कर लिया जाता है। नेक्स्ट है कि संविधान सभा के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे। जब संविधान सभा का संविधान निर्माण किया जा रहा था उस दौरान कुल 12 अधिवेशन आयोजित किए जाते हैं। उन 12 अधिवेशनों के द्वारा क्या है, संविधान सभा का निर्माण कार्य पूरा हो जाता है। 11 अधिवेशन संविधान निर्माण के लिए होता है, जबकि जो 12वां अधिवेशन आयोजित किया जाता है उसके अंतर्गत क्या है, संविधान सभा को संविधान को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है और देश में लागू कर दिया जाता है। तो नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा। तो संविधान का निर्माण करने में जो संविधान सभा के द्वारा समय लिया गया वो था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का जो समय था वो संविधान सभा के द्वारा लिया गया। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो भारतीय संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार हैं उनका नाम है सर बी एन राव। सर बी एन राव के द्वारा पहली बार संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया। तो संविधान सभा ने जो वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज है उसे 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। नेक्स्ट आता है संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे उस समय के सबसे वरिष्ठ संविधान सभा के सदस्य थे, जिन्हें की अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं कि भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया। तो भारतीय संविधान को जो स्वीकार करने का तिथि है वो है 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान स्वीकृत कर लिया जाता है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान को पूर्णतः कब लागू किया गया। तो पूर्णतः जो लागू करने का कार्य किया गया वो किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो स्वीकार करने का जो डेट है वो है 26 नवंबर 1949, जबकि जो संपूर्णतः लागू करने का कार्य किया गया वो किया गया था 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट आते हैं कि संविधान सभा से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, उनको आप याद रख लीजिएगा। जैसे कि है संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। संविधान सभा का प्रारंभ जो है वो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को एडॉप्ट अंगीकृत कर लिया जाता है, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, क्रियान्वित कर दिया जाता है। तो यही जो पूरे फैक्ट हम पहले पढ़ रहे थे उनको क्या किया गया, एक बॉक्स में कंपाइल कर दिया गया है। तो इसे आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। जैसे अस्थायी अध्यक्ष कौन हो गए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। स्थायी अध्यक्ष कौन हो जाते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उद्देश्य प्रस्ताव कब लागू किया जाता है। तो उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया जाता है पहले 13 दिसंबर 1946 को, जबकि इसको एक्सेप्ट कब किया जाता है। तो एक्सेप्ट किया जाता है 22 जनवरी 1947 को। और संविधान को लागू कब किया जाता है, अंगीकृत कब किया जाता है। तो वो किया जाता है 26 नवंबर 1949 को, जबकि पूर्णतः इसे एग्जीक्यूट करने का कार्य कब होता है। तो 26 जनवरी 1950 को। तो ये संपूर्ण बातें एक बॉक्स में कंपाइल हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं अब कि प्रमुख समितियां नेक्स्ट हैं, और भी चीज़ें हैं, और क्या चीज़ छूटा हुआ इसमें, यहाँ से आ जाते हैं कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया। तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अधिनियमित किया संविधान सभा के द्वारा। नेक्स्ट आ जाता है जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया। तो जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को जन गण मन को भारत को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया।
नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया? तो अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत किया जाता है 26 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी 1950 को अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत किया गया, जबकि राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया जाता है, अपनाया जाता है। तो दोनों ही डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि संविधान सभा की सलाहकार समिति जो एडवाइजरी कमेटी थी उसके अध्यक्ष कौन है? तो वो संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष जो बनाए गए थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट आता है संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अंतर्गत जो झंडा समिति थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट यहाँ पूरी लिस्ट दी गई है जो समिति हैं और उनके अध्यक्ष कौन कौन है। ये यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की सबसे ज़्यादा संभावना रहती है, क्योंकि अक्सर यही पूछे जाते हैं कि इस समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो पहले आ जाता है संघ समिति। जितनी भी संघ समितियाँ हैं ना, उस सभी संघ समितियों के जो अध्यक्ष होंगे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे, जबकि जो प्रांतीय समितियाँ होंगी उनके ज़्यादातर अध्यक्ष आपको मिलेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इनको हम याद कर लेते हैं कि संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो वो हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट आता है कि संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो संघीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष हैं वो भी हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट आ जाता है प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष हुए वो हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट आता है प्रारूप समिति के अध्यक्ष होते हैं जो ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी है वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट आया मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधित परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन है? तो मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के जो अध्यक्ष हैं वो हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब नेक्स्ट आते हैं प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन है? तो वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट आता है राज्यों के लिए जो समिति है उसके लिए कौन है अध्यक्ष? तो राज्यों के लिए जो समिति है वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति, तो जो संविधान सभा का बैठक का संचालन कर रहे हैं वो कौन है? अध्यक्ष हैं तो वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन है? संचालन समिति के भी अध्यक्ष हैं। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन है? तो संविधान सभा के जो कार्यों से संबंधित अध्यक्ष हैं वो हैं जी.बी. मावलंकर। तो जी.बी. मावलंकर का भी नाम आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा के प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य थे। वो 6 अन्य सदस्य कौन कौन से हैं? तो वो 6 अन्य सदस्य हैं एन गोपाल स्वामी अयंगर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, बी.एल. मित्र बाद में रिजाइन दे देते हैं तो इनके स्थान बी.एल. मित्र जो स्वास्थ्य कारण रिजाइन दे देते हैं और इनके स्थान पर आ जाते हैं एन माधवराव। नेक्स्ट और हैं अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला और डी.पी. खेतान की क्या होता है? इनकी जो है कि डेथ हो जाती है और इनके स्थान पर आ जाते हैं टी.टी. कृष्णाचार्य। तो ये जो 6 अन्य मेंबर हैं इनका भी नाम आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट आ जाता है संविधान सभा में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का जो गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट पॉइंट है कि बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो बी.आर. अम्बेडकर का जो संविधान सभा में निर्वाचन होता है वो होता है बम्बई प्रेसिडेंसी से। तो ये संविधान सभा से संबंधित जो जितने भी प्रश्न थे उनको हमने आज कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टॉपिक को कवर करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।